All right. So if you remember, we have been learning viscosity. Viscosity का basics हमने देखा था. So it's time for a quick recap. Let us take, let us go through quickly what was viscosity. बहुत easy concept था. कॉन्सेप्ट ये था कि जब आप दो अलग टाइप के लिक्विड्स को ड्रॉप करते हो तो एक लिक्विड फास्ट नीचे आता है, दूसरा स्लो आता है, इवन दो ग्रेविटी दोनों के लिए सेम है. तो व्हाट वी नो इज दैट द लिक्विड्स आर कैन बी अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ लेयर्स. तो ये जो लिक्विड है, कोई भी लिक्विड होगा, इट कैन बी अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स. तो ये जो नंबर ऑफ लेयर्स है, लेयर टू लेयर में फ्रिक्शन होगा, क्योंकि जब लिक्विड फ्लो होता है तो लिक्विड का एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर से फ्लो होता है, तो कांटेक्ट है, जब कांटेक्ट होता है तो फ्रिक्शन होता है. तो ये जो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स है, इसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी. तो किसी लिक्विड में फ्रिक्शन कम होगा, किसी लिक्विड में फ्रिक्शन ज्यादा होगा. जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा है उसका विस्कोसिटी ज्यादा है, तो वो स्लो मूव होता है. एग्जाम्पल हनी, एग्जाम्पल सिरप. जिसमें विस्कोसिटी कम है, फ्रिक्शन कम है, तो फास्ट मूव होता है. एग्जाम्पल वाटर. ओके. देन इफ यू रिमेंबर, हमने इसी वेलोसिटी को, बिकॉज इफ यू रिमेंबर हमने ये देखा था कि लेयर टू लेयर वेलोसिटी भी चेंज होता है. तो अगर हम सराउंडिंग में एयर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ओके, तो हमारे पास एक लिक्विड का ड्रॉप था, हमने वॉल पे छोड़ दिया, तो क्या होगा कि बॉटम मोस्ट लेयर ऑलमोस्ट मूव ही नहीं होता है, तो वेलोसिटी इक्वल टू जीरो होता है उसका. उसके ऊपर का लेयर जो है, सेकेंड लेयर जो है, इट मूव्स विथ सम वेलोसिटी. उसके ऊपर का लेयर मूव्स विथ इवन हाई वेलोसिटी. उसके ऊपर का लेयर मूव्स विथ मोर वेलोसिटी एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो जैसे जैसे आप टॉप पे जाओगे, मतलब बॉटम टू टॉप जाओगे, क्योंकि बॉटम मोस्ट जो लिक्विड लेयर था वो सॉलिड के कांटेक्ट में था, तो वहां पे एडेसिव फोर्स था. ओके. एडेसिव फोर्स होने की वजह से बॉटम मोस्ट लेयर का वेलोसिटी निग्लिजिबल होता है, मतलब यू कैन से इट इज जीरो. उसके ऊपर का लेयर थोड़ा फास्ट मूव होता है, और ऊपर का लेयर और फास्ट मूव होता है. अगर आपने फ्रिक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर निग्लेक्ट किया, तो अगर आप एटमॉस्फेयर भी कंसिडर कर रहे हो, तो उस केस में पहले तो वेलोसिटी बढ़ेगा बढ़ेगा, सेंट्रल लेयर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फिर वापस वेलोसिटी कम होने लग जाएगा. राइट. गुड. So this is all what we have learned so far. Now it's time to go ahead with this particular topic. So the question here arises here. अब ये विस्कस ड्रैग है. व्हाट इज विस्कस ड्रैग? ये जो दो लेयर में फ्रिक्शनल फोर्स था, इसको आप ड्रैग फोर्स भी बोलते हो, इसको आप विस्कस ड्रैग भी बोलते हो. राइट. तो द क्वेश्चन इज कि ये विस्कस ड्रैग कहाँ से आया? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ड्रैग फोर्स? है ना. तो लिक्विड्स में ये जो ड्रैग होता है, विस्कस ड्रैग होता है, इट इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस. मतलब क्या? मतलब ये जो लिक्विड है, अगर मैं वाटर मानता हूँ, तो अगर मैंने वाटर को लेयर में भी अज्यूम किया है, इफ आई अज्यूम वाटर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, तो हर एक लेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स तो है ही. करेक्ट. तो जब ये ऊपर का लेयर आगे मूव होने की कोशिश करेगा, रिमेंबर वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जिसको कोहेसिव फोर्स बोलते हो. तो जो नीचे के लेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, दे आर अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर. ऊपर की लेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, और जो नीचे की लेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको कोहेसिव फोर्स बोला था. तो जब ऊपर का लेयर आगे मूव होने की कोशिश करेगा, तो नीचे के लेयर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स. एंड दैट इज व्हाई देयर इज विस्कोसिटी, देयर इज सम ड्रैग, फ्रिक्शनल फोर्स, रेजिस्टेंस. तो लिक्विड के केस में, in case of liquid, the viscous drag is due to short range molecular cohesive forces. तो लिक्विड में ये फ्रिक्शन का सोर्स क्या है? तो कोहेसिव फोर्स, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप. ओके.
गैसेस में ये ड्रैग कहाँ से आएगा? तो गैसेस में इट इज बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन मूविंग मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है कि गैस में क्या होता है, गैस में यू हैव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वैसे नॉर्मली जब हम विस्कोसिटी की बात करते हैं तो नॉर्मली वी डोंट टॉक अबाउट गैसेस नॉर्मली, क्योंकि गैसेस के केस में ये जो फ्रिक्शनल फोर्स विस्कस ड्रैग होता है इट इज वेरी स्मॉल। ओके, तो क्या होगा, and you know that the gas molecules are continuously in random motion. So when they are moving, they are colliding. Okay, तो जब भी गैस मॉलिक्यूल मूव होगा, कोलिजन, फिर कोलिजन, फिर कोलिजन, 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 राइट? तो विस्कोसिटी या फिर विस्कस ड्रैग इन गैसेस, रिमेंबर ये चैप्टर का नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब substance which can flow, मतलब liquids and gases, राइट? तो विस्कोसिटी हर एक फ्लूइड में होगा, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो। लिक्विड में सोर्स ऑफ विस्कोसिटी विस्कस ड्रैग इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस, गैसेस में इट इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, राइट? नाउ अब एक क्वेश्चन और आता है। ओके, हम बात तो कर रहे हैं कि यहाँ पे विस्कस फोर्स है, विस्कस ड्रैग है, फ्रिक्शनल फोर्स है, बट वी नेवर स्पोक अबाउट, हमने ये पूछा ही नहीं, ये बताया ही नहीं कि ये विस्कस फोर्स कितना है, किस पे डिपेंड करता है? किसी तो पैरामीटर पे डिपेंड करेगा ना। विस्कस फोर्स विल डिपेंड ऑन समथिंग, मे बी इट डिपेंड्स ऑन, लेट्स से, वेलोसिटी, राइट? क्योंकि व्हेन यू से फ्लूइड्स मतलब मोशन, हर एक लेयर मूव हो रहा है, हर एक लेयर मूव हो रहा है, तो वेलोसिटी है। तो जो विस्कस फोर्स है it is directly proportional to velocity as long as velocity is small। मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो के केस में, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो विस्कस ड्रैग की हम बात कर रहे हैं, दिस विस्कस ड्रैग विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली proportional to relative velocity between layers। okay, as long as velocity is small। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो में flow is turbulent, मतलब velocity is high, it is not small value। So for turbulent flow the viscous drag rapidly increases and it is not proportional to velocity। और आपको एक चीज और पता है, ऐसा डायग्राम आप सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्मूथली फ्लो होता है। स्मूथली मतलब मैं फ्रिक्शन नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, स्मूथली मतलब ये जो लेयर है एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, मतलब फ्लो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। तो इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, the flow lines or the streamlines or the layers of liquid are parallel to each other। when one layer is flowing on the top of other layer due to attractive forces, cohesive forces, there is viscous drag, and this viscous drag is proportional to velocity, relative velocity between the layers, as long as velocity is small। In turbulent flow the viscous drag increases rapidly and is not proportional to velocity, but it is proportional to higher powers of velocity, maybe v square, maybe v cube, maybe v raised to 4, तो v raised to n in general। तो ये आता है streamline flow के लिए। तो viscous drag is proportional to velocity for streamline and it is proportional to v raised to some higher power where n is not equal to 1, of course। n 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, but not equal to 1। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ओके, और आपके सिलेबस, एज लॉन्ग एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, इतना डिटेल हमको देखना भी नहीं है, सिर्फ इतना बताना चाहिए इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बट हायर पावर ऑफ वेलोसिटी। so this is for turbulent, right? So this is the basic idea which you should know। so what we should be doing now is just quickly point out what we have mentioned so far। तो सबसे पहले आज हमने मेंशन किया
ये जो विस्कस ड्रैग है in liquids is due to short range molecular cohesive forces, in gases is due to collision between molecules. So in liquids, the viscous drag is due to short range molecular cohesive forces, molecular cohesive forces, right? And of course, in gases it is due to, as I told you, it is due to collision. So in gases, it is due to collisions between molecules, between fast moving molecules. Okay, then हमने ये देखा कि लिक्विड हो या गैस हो, this viscous drag is proportional to velocity as long as velocity is small. So in both liquids and gases, the viscous drag is directly proportional to the relative velocity between the layers as long as velocity is small. Velocity is small बोलने का मतलब है that for streamline flow obviously अब यहाँ इतना आगे आने तक हम इतना इन डेप्थ थ्योरी पढ़ने के बाद आपको अभी ये समझना चाहिए that if I say velocity is small मतलब it is less than critical velocity मतलब we are talking about laminar or streamline flow. So in turbulent flow the viscous drag increases rapidly. Viscous drag increases rapidly. Okay, and is not directly proportional to relative velocity, but is proportional to higher orders of velocity, but is proportional to higher powers of velocity, higher powers of relative velocity. Okay, good. अब हमको एक नया टर्म डिफाइन करना है. दिस इज नॉट रियली न्यू, यू ऑलरेडी नो दिस, लेकिन फिर भी क्योंकि ये ग्रेडियंट ये वर्ड सब किसको नहीं पता होगा, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ कि ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है. और अभी गर्मी है तो बेस्ट टाइम है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रेडियंट.
मान लो you are standing outside your house. Okay, you're standing outside your house somewhere over here. बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मान लो 43 डिग्री टेम्परेचर है, राइट? देन यू गो इनसाइड एंड थोड़ा टेम्परेचर कम हो गया, राइट? अगर एयर कंडीशन लगा के रखा है तो फिर देयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन टेम्परेचर, ओके? तो मान लो 35 डिग्री, राइट? तो क्या हुआ, क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर चेंज हुआ, मतलब क्या? dt, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कब चेंज हुआ? जब आपने डिस्टेंस, मतलब जब आपने लोकेशन चेंज किया। तो dx, मान लो ये डिस्टेंस जो है इतना dx है, तो dx, तो x क्या था? x था इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट पैरामीटर। t क्या है? डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड करता है पोजीशन पे। मैंने पोजीशन चेंज किया तो टेम्परेचर चेंज हो, अदर वे राउंड नहीं है। मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो पोजीशन चेंज होगा, ऐसा नहीं होता। मैं इस रूम में बैठा हूँ, मैं मेरी मर्जी, आई कैन चेंज टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग पोजीशन, राइट? सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट x मतलब डिस्टेंस, मतलब पोजीशन इज इंडिपेंडेंट। जैसे मैंने डिस्टेंस चेंज किया तो टेम्परेचर अपने आप चेंज हो गया, मतलब टेम्परेचर इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, इट इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ओके? तो टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट। तो ये डिपेंडेंट पैरामीटर है, ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, राइट? पर ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर डिस्टेंस है। तो जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। तो इन शॉर्ट, अगर आपको मैथमेटिक्स का थोड़ा सा बेसिक्स पता है, इन शॉर्ट the idea here is derivative with respect to distance is called as gradient. Derivative with respect to distance is called as gradient. यहाँ पे मैंने टेम्परेचर का डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो इसको मैं बोलूंगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पे विथ डिस्टेंस टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसलिए इसको मैं बोलता हूँ टेम्परेचर ग्रेडियंट, ओके? हो सकता है वेलोसिटी चेंज हो विद डिस्टेंस, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके, राइट? तो ग्रेडियंट मतलब चेंज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन या डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सर इतना पता होना चाहिए। तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया, ग्रेडियंट क्या होता है वो समझाने के लिए। अब उसका हमारे इस टॉपिक में क्या काम है? तो लेट्स से हमारे पास एक सॉलिड सरफेस है, ओके? मान लेते हैं ये सॉलिड सरफेस है। इस सॉलिड सरफेस के ऊपर लिक्विड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। एंड यू, एज यू ऑलरेडी नो, मैंने आपको बताया कि बॉटम मोस्ट लेयर, जो लिक्विड का लेयर सॉलिड के साथ कांटेक्ट में होता है, नॉर्मली वो फ्लो ही नहीं होता, या तो बहुत स्लो फ्लो होता है, वेरी लेस वेलोसिटी। उसके ऊपर का जो लेयर है, इट मूव्स विथ सम वेलोसिटी, उसके ऊपर का मूव्स विथ इवन हायर वेलोसिटी, उसके ऊपर का मूव्स विथ इवन हायर वेलोसिटी, उसके ऊपर का और फास्ट, उसके ऊपर का और भी ज्यादा फास्ट। अगर फ्रिक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर कंसिडर नहीं करोगे तो, अगर फ्रिक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर कंसिडर करोगे तो फिर बाद में स्लो डाउन हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे मैं फ्रिक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ड्यू टू सराउंडिंग मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, राइट? तो आई एम नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट फ्रिक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो ये लिक्विड है जो एक सॉलिड के ऊपर फ्लो हो रहा है, तो बॉटम मोस्ट लेयर जो है वो स्टेशनरी होता है, मतलब यहाँ पे जो लेयर है वो स्टेशनरी लेयर है, स्टेशनरी लेयर विच इज नॉट मूविंग। उसके ऊपर का it is moving with some velocity, then higher, then even higher, higher, and so on. अब what do you understand from this? With position velocity change हो रहा है। बॉटम मोस्ट लेयर, मान लो मैं डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर रहा हूँ,
तो x इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू 0 है। फिर थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दिया dx, उस पर वेलोसिटी बढ़ गया। फिर और डिस्टेंस बढ़ाया तो वेलोसिटी और बढ़ गया। फिर और वेलोसिटी बढ़ाया, डिस्टेंस बढ़ाया तो वेलोसिटी और बढ़ गया। मतलब वेलोसिटी हियर इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। So derivative of velocity with respect to distance will be called as velocity gradient here. Just for an example, सिर्फ समझने के लिए, what I will do is, just for the sake of understanding, मैं ऐसा करता हूँ, let's assume कि एक लेयर है जिसका डिस्टेंस स्टेशनरी लेयर से x है। So distance of some given layer from stationary layer is x, let's say, और इसका वेलोसिटी v है। ओके, अब मैं अगर ऊपर की लेयर की बात करता हूँ तो याद रखना, हर एडजेसेंट लेयर में डिस्टेंस dx होगा। ये भी dx है, ऊपर का लेयर का डिस्टेंस भी dx है। ओके, तो इस लेयर के ऊपर का जो लेयर है, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस dx, राइट। So total distance over here is x plus dx. So this distance will be x plus dx. तो ऊपर का जो लेयर है उसका वेलोसिटी होगा v plus dv। मतलब जैसे डिस्टेंस dx से चेंज हुआ, वेलोसिटी dv से चेंज हुआ। ओके, so if there is change in the distance by amount dx, there is change in the velocity with amount dv, simple। तो जैसे से ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है, जैसे नीचे आएंगे तो वेलोसिटी कम होगा। तो नीचे की लेयर का वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस dv, और इसका डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से, x माइनस dx, राइट। सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। तो मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ कि इसमें करना क्या है, व्हाट वी आर सपोज टू डू। तो आइडिया बहुत सिंपल है, इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सिंपल आइडिया। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने एक, सबसे पहले एक सॉलिड लिया है, ये सॉलिड है, इसके ऊपर लिक्विड फ्लो होगा, एंड बाय द वे दिस इज स्टेशनरी लेयर, क्योंकि as I told you the bottom most layer does not flow, उसका वेलोसिटी निग्लिजिबल होता है, तो स्टेशनरी लेयर है। इस स्टेशनरी लेयर के ऊपर के जो भी लेयर होंगे they will flow with certain velocity and then it will go increasing and increasing and increasing, तो बढ़ते जाएगा, राइट। तो अब what we have done is, ये वेक्टर्स मतलब दे आर शोइंग यू डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब हमने ऐसा किया, वी हैव टेकन, हमने एक लेयर ले लिया जिसका डिस्टेंस x है फ्रॉम स्टेशनरी लेयर। ओके, द डिस्टेंस ऑफ दिस स्टेशनरी ऑफ दिस पर्टिकुलर लेयर इज x फ्रॉम बॉटम, इसका वेलोसिटी है v, एंड any two adjacent layers are separated by distance dx। किसी भी दो adjacent layer का जो distance है वो dx है। तो ऊपर की लेयर जो होगी, मतलब जिस लेयर का वेलोसिटी v है उसके ऊपर का जो लेयर है, तो दिस डिस्टेंस इज dx, तो इसका वेलोसिटी होगा v प्लस dv। और जो नीचे का लेयर है जिसका डिस्टेंस x माइनस dx होगा, इसका वेलोसिटी होगा v माइनस dv, राइट। तो ये डिस्टेंस आपका, इस लेयर का डिस्टेंस आएगा x प्लस dx फ्रॉम बॉटम, और ये जो डिस्टेंस आएगा दिस विल बी x माइनस dx, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज देन नाउ यू नो कि हम लोग डिस्टेंस हमेशा स्टेशनरी लेयर से मेजर करते हैं। यू कैनॉट मेजर डिस्टेंसेस फ्रॉम एनीवेयर यू वांट इन दिस केस। विस्कोसिटी के केस में आप हमेशा डिस्टेंस जो है वो स्टेशनरी लेयर से ही मेजर करोगे।
This is what I am saying. So only thing that you have understood here is उतना ही पता होना चाहिए, जैसे जैसे डिस्टेंस dx चेंज हुआ वैसे वैसे वेलोसिटी dv चेंज हुआ, मतलब dv by dx is called as velocity gradient. That's it. Simple, simple, बहुत simple है. So let's put it in words now. Okay. So how to put it in words? Simple है, हमको define करना है. We want to define velocity gradient. तो क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे the rate of change of, क्या चेंज हुआ? Velocity. The rate of change of velocity. Okay, dv with distance, dx measured from, ये डिस्टेंस कहां से मेजर किया था आपने? स्टेशनरी लेयर. measured from a stationary layer is called as velocity gradient. Rate of change of velocity with distance, but distance measured from stationary layer is called as velocity gradient. dv by dx. That's it. अब कुछ कुछ बुक में वो x या पे y यूज करते हैं. क्या प्रॉब्लम है? कि वो ये बता रहे हैं कि हाँ ये जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है तो मैं x नहीं बोलूंगा, मैं y बोलूंगा. डजंट मैटर एट ऑल. तो डोंट गेट कंफ्यूज. नोटेशन बुक्स टू बुक्स वेरी करता है. ओके, तो डजंट मैटर. तो यहाँ पे आप dy by dv by dy बोल सकते हो, वो भी वेलोसिटी ग्रेडियंट है. डजंट मैटर. ओके, कुछ बुक बोलेंगे नहीं वो ऊपर का डायरेक्शन हम z एक्सिस, ठीक है, dv by dz डजंट मैटर. गुड. तो अब इफ यू नो दिस मच, अब हमें एक नया टॉपिक सीखना है. तो अब ऐसा है, इफ यू नोटिस हाउ वी आर मूविंग अहेड. हमने पहले फ्लूइड फ्लो होता है, ये एक फ्लूइड फास्ट फ्लो हो रहा है, दूसरा स्लो फ्लो हो रहा है. ये समझाने के लिए हमने पहले फ्लूइड को नंबर ऑफ लेयर्स में अज्यूम किया. फिर हमने बोला कि दो लेयर में फ्रिक्शन होगा. ओके, ड्रैग होगा. फिर हमने बोला कि ये ड्रैग डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. ओके, राइट, where velocity is relative velocity, but in both liquids and gases, right? Then if it is streamline flow, अगर ये फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं है, टर्बुलेंट है, तो इट डिपेंड्स ऑन हायर पावर्स ऑफ वेलोसिटी. फिर हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट डिफाइन किया. नाउ वी वांट टू नो, वी वांट टू डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा. आपको याद होगा इन वन ऑफ द डेरिवेशन एक हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा यूज किया था, एंड आई टोल्ड यू कि आगे जाके हम इसको डिफाइन करेंगे. तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन करने के लिए यू have to know what is Newton's law of viscosity. So be careful with Newton's laws, क्योंकि Newton's laws of motion भी है. Newton's first law of motion, law of inertia. Newton's second law of motion है. Newton's third law of motion है action reaction. ओके, उसके बाद न्यूटन्स का लॉ ऑप्टिक्स में भी है. उसके बाद न्यूटन्स का लॉ यहाँ पे भी है, विस्कोसिटी में भी है. Okay, so here we are talking about Newton's law of viscosity, and using which हम लोग coefficient of viscosity define करने वाले हैं. Coefficient of viscosity. Okay, अब I will need this particular diagram. So let me copy it and put it again on the next page. So in the last slide, on the last page, मतलब on the last page मैंने सिर्फ इतना ही बोला आपको कि ये जो विस्कस ड्रैग है, इट इज प्रोपोर्शनल टू
Viscous drag is proportional to velocity. That's it. हमने पूरा फॉर्मूला नहीं दिया विस्कस ड्रैग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी गिव यू कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ विस्कस ड्रैग। तो ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू स्ट्रीमलाइन फ्लो। यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो की बात नहीं कर रहे। और जब आप ऐसा लेयर 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 नॉन इंटरसेक्टिंग लेयर दिखाते हो, लिक्विड का नॉन इंटरसेक्टिंग लेयर दिखाते हो, मतलब बाय डिफॉल्ट यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू स्ट्रीमलाइन फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो पे अप्लाई नहीं कर सकते इसको। ओके, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो the total viscous force of the viscous drag, frictional force, is proportional to area of the layer। अभी हो सकता है हमारे पास एक लिक्विड है जिसका एरिया कम है ना। तो एरिया कम है मतलब ये कि लेयर टू लेयर में एरिया कम होगा। तो लेयर टू लेयर में एरिया कम होगा। और हमारे पास एक दूसरा लिक्विड है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है। लेट मी टेक अनदर टाइप ऑफ लिक्विड जिसका एरिया ज्यादा है। तो इस केस में ऑब्वियसली व्हाट यू नो इज विस्कस ड्रैग कहां से आया? फ्रिक्शन से आया, है ना। फ्रिक्शन मतलब कांटेक्ट फोर्स। अब ज्यादा एरिया कांटेक्ट में है तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, नॉर्मल सी बात है ये। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। फ्रिक्शन, अभी गर्मी ठंड के दिन में आप क्या करते हो? राइट, ऐसे ही करते हो ना। राइट, तो यू मूव योर हैंड, वन हैंड ओवर द अदर, और आप कभी भी नीचे से ऐसा ऊपर ले जाते हो, ऐसा करते हो। you move actually normally। आप ऐसा जितना ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर सको उतना ज्यादा करने की कोशिश करते हो, ज्यादा हीट जनरेट होने के लिए। तो एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट। जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन मतलब ड्रैग होगा। ये सोचने का एक तरीका है। दूसरा, ऑब्वियसली यहाँ पे somewhere I mentioned here, in liquids the viscous drag is due to short range molecular cohesive forces। अब लॉजिकली अगर आपके पास सरफेस का एरिया ही कम है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर लेस, ऑफ कोर्स लेस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर लेस तो कोहेसिव फोर्स भी लेस। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, मगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो यहाँ पे ड्रैग भी ज्यादा है। सिंपल सा बात है, एक्सट्रीमली सिंपल, राइट। तो ये जो विस्कस ड्रैग है, ये जो विस्कस फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, कहाँ पे है? बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड। एडजेसेंट वर्ड नहीं लिखा, doesn't make any sense। ऐसा होता है ना, ये दो हाथ एडजेसेंट है ना, कि वो तीसरा हाथ कहीं पे उसको उस वहां का फ्रिक्शन हो रहा है, नहीं। फ्रिक्शन इज बिटवीन टू लेयर्स इन कांटेक्ट, मतलब एडजेसेंट लेयर्स। तो जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, उतना ज्यादा विस्कस ड्रैग होगा। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो viscous drag between two adjacent layers of a liquid is directly proportional to area of the layer। Secondly, it is also proportional to velocity gradient। So as you see, velocity का power 1 यहाँ पे, बट ग्रेडियंट है। इससे पहले हमने सिर्फ मेंशन किया था कि viscous drag is directly proportional to relative velocity। वो एक लूज स्टेटमेंट था, सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा था हमको। हाँ, विस्कस ड्रैग वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, ऐसा एक रफ आइडिया दिया उसने। न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी ने, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ने हमको एग्जैक्टली बता दिया कि नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, इन फैक्ट viscous drag is proportional to velocity gradient। How velocity is changing
विथ डिस्टेंस उस पर डिपेंड करेगा. So therefore I can write down f equal to some constant of proportionality eta a dv by dx, क्योंकि proportionality sign हटाते हो तो proportionality constant लिखते हो तो eta dv by dx, where this eta is called as coefficient of viscosity. ओके, तो पहले तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है वो लिख लेंगे, फिर बाद में हम एटा का भी डेफिनेशन बनाएंगे. ओके, तो इट इज वेरी सिंपल, राइट. तो व्हाट यू हैव अंडरस्टूड उतना ही हमने लिखना है. हमको क्या समझा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, अगर फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा तो लेयर एक दूसरे को पैरेलल नहीं होंगे, वो इंटरसेक्टिंग होंगे. तो फिर इंटरसेक्टिंग ऐसा ऐसा इंटरसेक्टिंग गैप होंगे तो कहाँ से फ्रिक्शन आएगा? फिर तो फ्रिक्शन कम होगा उस केस में. सो फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग जो भी बोलो, एफ एक्टिंग ऑन एनी लेयर या फिर एक्टिंग बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स, acting on any layer is directly proportional to, is directly proportional to number one, area A of the layer, number two, velocity gradient, velocity gradient dv by dx. Therefore viscous force F is proportional to A dv by dx, and therefore F is equal to eta A dv by dx, where eta is coefficient of viscosity, coefficient of viscosity. Now from this equation number 1 I can write eta as, therefore eta is equal to viscous force upon A dv by dx, equation number 2. तो मैंने कुछ किया नहीं यहाँ पे. what I have done is just eta को एक साइड रखा, बाकी सारे को दूसरे साइड लेकर लुक किया. से बीटा को यहाँ रखा तो a dv by dx लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे. दैट्स ऑल आई हैव डन. eta is f upon a dv by dx. therefore अभी डिफाइन कैसे करोगे? इक्वेशन दिख रहा है आपको. हाउ डू डिफाइन? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज viscous force per unit area per unit velocity gradient. हो गया, डेफिनेशन खत्म. ओके, so you can say therefore coefficient of viscosity can be defined as the viscous force per unit area per unit velocity gradient. राइट. तो हमने 11th से लेके अभी तक, मतलब 11th स्टैंडर्ड में जब हमने फिजिक्स स्टार्ट किया था, तो जब जब हमने नया फिजिकल पैरामीटर डिफाइन किया है तब तब हमने उसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन इमीडिएटली निकाला है. तो इसका भी कर लेंगे फिर.
eta is basically force. Force is mass into acceleration upon a dv by dx. Mass is measured in, देखो अभी ऐसा है, डिपेंड करता है कि आपको eta ये फंडामेंटल यूनिट्स में चाहिए। फंडामेंटल यूनिट मतलब किलोग्राम, मतलब लेंथ मास टाइम, मीटर किलोग्राम सेकंड, इस टर्म्स में चाहिए या फिर न्यूटन में चाहिए। तो अगर न्यूटन में चाहिए तो फिर मास इनटू एक्सीलरेशन लिखना नहीं। तो इफ यू वांट एटा इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, तो फोर्स इज इन न्यूटन, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, dv velocity is in meter per second upon dx is in meter again। तो ये dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज वेलोसिटी, चेंज इन डिस्टेंस इज डिस्टेंस। ओके, तो ये मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर कैंसिल कैंसिल। तो ये आ गया आपका न्यूटन। ये सेकंड जो है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर जाएगा, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यू कैन राइट SI यूनिट एज न्यूटन सेकंड पर मीटर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हो आप उसको ऐसा। गुड। अदरवाइज you can also write in terms of kilogram। तो what is Newton force? Force क्या है आपको पता है, mass into acceleration मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुड, इनटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, एक 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 स्क्वायर। तो किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड। ठीक है, नॉर्मली हम ऐसा यूनिट ये यूज करते हैं, नॉर्मली वी यूज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। So SI unit of eta is Newton second per meter square। Good। Similarly, तो कैसे किया हमने, मैं एक बार बता देता हूँ। फोर्स मतलब न्यूटन में, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर में, dv मतलब मीटर पर सेकंड में, dx मतलब मीटर में, मीटर मीटर कैंसल, ये सेकंड डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगा, तो आ जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आ गया ऐसा यूनिट। सिमिलरली डायमेंशंस कैसे फाइंड करेंगे, तो डायमेंशंस ऑफ ईटा मतलब डायमेंशंस ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशंस ऑफ एरिया इनटू डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी अपॉन अपॉन मतलब ऊपर जाएगा यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस, फोर्स के डायमेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन m1 l1 t minus 2 mass acceleration, और dx is again length upon a is length square, एरिया है ना, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब मीटर इनटू मीटर मतलब लेंथ स्क्वायर, dv is मीटर पर सेकेंड l1 and t minus 1। ओके, गुड। तो ये ये कैंसल हो गया, राइट। सो you can do this way, m1 l minus 1 p minus 1। okay, so this is how you can have dimensions of eta। so dimensions of eta you can find out easily by yourself। so dimensions of eta are तो डायमेंशन एक बार चेक कर लो। फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन m1 l1 t minus 2 करेक्ट है, dx मतलब l1 है दैट इज करेक्ट, एरिया मतलब लेंथ रेज टू 2 है दैट इज करेक्ट, dv वेलोसिटी मीटर पर सेकंड इज करेक्ट, कैंसिल कैंसिल, ये l रेज टू 1 ऊपर जाके -1 होगा, t रेज टू -1 ऊपर जाके +1 होगा दैट इज करेक्ट। so you have m1 l minus 1 t minus 1 आ गए आपके डायमेंशंस of coefficient of viscosity, right? Good। so I should basically tell you Newton's law of viscosity ये क्या होता है,
दो लेयर में विस्कस ड्रैग, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ये जो विस्कस फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो मैंने अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया तो मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखूंगा, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो एफ, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टॉक्स अबाउट frictional force, drag force, viscous force between layers of liquid। क्योंकि अगला जो टॉपिक हम लेंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूं अगले टॉपिक में करना क्या है। अगले टॉपिक में स्टोक्स लॉ है अगला टॉपिक, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द जनरल कंफ्यूजन, स्पेशली मेरे नीट के बैच में व्हेन आई सॉ दिस इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट कि स्टोक्स लॉ कब अप्लाई करना है और न्यूटन्स लॉ कब अप्लाई करना है। देखो क्या होता है ना, मान लो हमारे पास एक लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड एट रेस्ट है। ओके, इसमें अगर मैंने एक स्पीयर ड्रॉप कर दिया तो ये स्पीयर नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके, राइट। तो इस स्पीयर पे कितना विस्कस फोर्स है? विस्कस फोर्स ये अपवर्ड फोर्स होता है। when a sphere is dropped through a liquid, when a sphere is moving through a liquid, through a fluid, बोल सकते हो metallic ball in water, right? Rain drop in air, क्योंकि air क्या है? fluid है। okay? So whenever a sphere is flowing, moving, falling through a, when a sphere is flowing or moving or falling through a fluid, उस पे एक फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी दैट इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ, उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स, स्टोक्स लॉ, इज द फोर्स एक्टिंग ऑन a sphere which is moving through a fluid. Newton's law is viscous force between layers of fluid। यहाँ पे फ्लूइड मोशन में है, यहाँ पे फ्लूइड नहीं लेकिन बॉल उस फ्लूइड के थ्रू मोशन में है। ओके, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। गुड, तो ये तो हम कल के लेक्चर के लिए रखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, बट यू हैव टू नो नाउ क्योंकि बाद में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। बोला है मेटालिक बॉल फ्लोइंग थ्रू फ्लूइड, स्टोक्स लॉ। ओके, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ मूविंग लिक्विड? कोई बॉल नहीं है यहाँ पे, लिक्विड है। ओके, तो इट इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सो दैट्स इट। सो हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन कर लिया। इट कैन बी डिफाइंड एज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, सो ऑन सो फोर्थ। ऑलराइट, सो इट्स टाइम for us to stop for today.